तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाजवादी का परिवार बड़ा होता जा रहा है। समाजवादियों का परिवार बड़ा है, तो जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। अब जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे जितना बड़ा पार्क हमने बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इतना बड़ा पार्क बनाया है क्या? जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे हम जयंती भी मनाते हैं हमेशा, लेकिन इनका क्या है, ये मूर्ति भी अगर लगाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो फिर कैसी होती है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हमारे यहाँ देखिए जनेश्वर मिश्र जी की आपने बात की, माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, पवन पांडे क्या बात कर रहे थे, सनातन पांडे जी देखिए हम किस तरह से बलिया से सनातन पांडे जी जीत के आए। तो जो जहां पे सनातन पांडे जी हमारे साथ हों, अब फिर बचता क्या बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब इनके साथ क्या है मैं बता रहा हूं। जनेश्वर मिश्र जी का मुझे आपको एक वाक्य सुना रहा हूं। ये जनेश्वर मिश्र जी की बात कर रहे हैं ना, जनेश्वर मिश्र जी ने आदरणीय नेताजी से बोला कि नेताजी मेरे सामने की बात है कि अखिलेश यादव में यही वर्ड था उनका कि अखिलेश जी में एक हमें राजनीतिक गुण दिख रहा है और नेतृत्व की क्षमता दिख रही है। आप मेरी बात माने ना माने, मैं मीटिंग करूंगा और मैं बोलूंगा अखिलेश यादव की कि अखिलेश यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इस लड़के में जो गुण है वो गुण मैं देख रहा हूं, मैं बता सकता हूं। राजेंद्र प्रसाद रोड की बात है जिसमें वो रहते थे, उन्होंने मेरे सामने बात बोली थी और एक अच्छे खासे माने पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और फिर उन्होंने जब नेताजी ने कहा नहीं अभी तो हमने ऐसा कुछ अभी मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो कि ये आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं जानता हूं कि हमें दूसरी पीढ़ी लेके आनी है और इनको मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। मेरे सामने की बात। अच्छा सुनिए, सवाल उठता है कि जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुनिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो एमपी बने पहली बार और उसके बाद लगातार जीते। राजपूतों से क्या भूल हो गई है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भदौरिया जी जी राजपूतों से क्या भूल हो गई है? भूमिहारों से क्या भूल हो गई है? सबका नाम तो लीजिए, जब ले ही रहे तो अग्रों में ये नहीं चाहिए क्या? अरे राजपूत तो देखिए, राजपूत तो आपके सामने गरज रहा है ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब मैं मुझे बताने की जरूरत है, पीडीए में राजपूत कैसे आएगा? पीडीए में कोई अगर आपके अरे समाजवादी पार्टी में राजपूत ही हमेशा से ज्यादा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। राजपूत हमेशा समाजवादियों के साथ ही रहे हैं और राजपूत में सबसे ज्यादा मंत्री अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में ठाकुर समाज से मंत्री थे। आज कितने मंत्री ठाकुर समाज से मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में? अगर मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए तो कितने मंत्री हैं ठाकुर समाज से? और समाजवादी पार्टी के कितने मंत्री थे? राजा भैया को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, हमारे समय राजा भैया भी मंत्री थे। समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे मतलब पिछड़ों से ज्यादा अपने अगड़ों को मंत्री बनाया है। अरे सुन तो नहीं, राजा भैया को तो, अरे राजा भैया जली ना, तेरी भी जली ना। आज की बात कर रहा हूं, आज देखिए राजा भैया मंत्री नहीं है, हमारे समय राजा भैया भी मंत्री थे। हमारे यहाँ जो भी ठाकुर नेता था, ज्यादातर ठाकुर नेता मंत्री होते थे। ऐसा नहीं है, समाजवादी ने ठाकुरों का, पंडितों का, मैंने सभी जातियों का सम्मान किया है। और जिस पीडीए की हम बात करते हैं, पिछड़ा, जिस पीठ से आप बात कर रहे हैं जिसमें पंडित है, पिछड़ा है, पीड़ित भी है, कोई भी पीड़ित हो, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से आता हो, अगर पीड़ित है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। मैं इसने पूछना चाहता हूँ, पंडितों की बात करते हैं, जब यहाँ पे शंकराचार्य के साथ अन्याय हो रहा था तब कहां थे ये? जब यहाँ पे शिखा पकड़ी गई थी भटकों की तब कहां थे? तो समाजवादी ने आवाज उठाई ना। समाजवादी हर व्यक्ति के साथ खड़ा है, समाजवादी हर पीड़ित के साथ खड़ा है और हमने प्रूव करके दिखाया है। इसलिए हमने जब यहाँ पे विकास की बात की, इसलिए हम विकास की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप देखिए इन्होंने इतने एक्सप्रेसवे बनाए, सारे एक्सप्रेसवे जितने इन्होंने बनाए, और अगर पहली बारिश की बूंद पड़ते ही वो टूट जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में एक्सप्रेसवे बनाए लखनऊ आगरा, आज तक टूटा क्या? सभी जात धर्म के लोग चलते हैं। मेट्रो क्यों हिला डाला ना? सभी जात धर्म के लोग चलते हैं। लैपटॉप भी सभी जात धर्म को दिया गया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, सभी जात धर्म के लोग वहां पे इलाज कराते हैं। तो हम तो सभी का सम्मान करते हैं, किनका सम्मान करते हैं बता दें मुझे। ये तो विकास की बात है। डॉली जी भी बोल रहे थे, सांस ले जी। डॉली जी आपके पास सब आ रहे हैं। जब राजपूत की मैंने बात की, याद दिलाया उनको, तो आप भी मुस्कुरा रही थी, सतीश जी भी मुस्कुरा रहे थे। मगर किस का जात गिनाया जाएगा? मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मतलब ऐसी कोई जाति नहीं जो पीडीए में आती नहीं, धीरे धीरे सबको घुसा रहे हैं। अंजना जी देखिए, समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम किसी एक जाति धर्म किसी एक विषय पर बात नहीं करते। हाँ, ये बात सच है, किसी के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, ये एक सबसे पहला काम जो मुझे राहुल गांधी जी में और राहुल गांधी जी के साथ साथ अखिलेश यादव जी में समान दिखता है, वो ये दिखता है कि वो हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जहां उनको उनकी जरूरत है। तो अभी ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मणों के बारे में कर रहे थे। ब्राह्मण, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ अंजना जी,
अब गर्दा उड़ेदा भैया। और यहाँ जितना ब्राह्मणों को इनकी सरकार में हत्याएं हुई ना, पूरी सूची मेरे पास है, पूरी सूची मेरे पास है। मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। ब्राह्मण छोड़िए, दलितों के साथ जितने अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। लखीमपुर खीरी की देख लो, हाथरस की देख लो, उन्नाव की देख लो, बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, सत्ता को कैसे कब्जाया जाए, वहां किस धर्म को किससे लड़ा जाए, किस प्रदेश में कैसे समीकरण बिठाया जाए, वहां धर्म को लड़ाना है, जात को लड़ाना है, आपस में कहां किसको भिड़ाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। और वो अब पूरे देश ने और पूरे देश के युवा ने डिबंक कर दी है। अब पूरा देश जब छात्र आंदोलन में पेपर लीक के लिए लड़ा तो किसी जात किसी धर्म का नहीं, सबका होकर लड़ा। तो ये इन्हें एक संदेश चला गया। अब ये उत्तर प्रदेश में कितने भी समीकरण बैठाए, जनता के मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे अंजना जी, और जनता कुछ शर्म आया है? अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी। और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा देश अपने मुद्दों के लिए लड़ने लगा। ठीक है, शर्मा जी शुक्ला जी से बता रही हैं कि शुक्ला जी आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तो फिर मिश्रा जी बोले उससे पहले एक जवाब दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा कहा। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अकेले महाराष्ट्र में करवाने की छूट दी थी, और एक FIR दर्ज नहीं हुआ था, एक FIR। 10,000 ब्राह्मणों से बड़ा नरसंहार आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ है। या तो औरंगिया के कार्यकाल में हुआ था या नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। और जो गौ भक्त आए थे उसमें अधिकांश ब्राह्मण ही थे। 1966 में उन गौ भक्तों पर गोलियां चलाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उससे बड़ा नरसंहार और क्या हो सकता है? तो जिनके कार्यकाल में, जो पंडित वो स्वयं को बताते हैं पारसी पिता और अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ईसाई पुत्र की, ईसाई माँ की कोख से जन्मा जो ब्राह्मण है, उसके पिता के कार्यकाल में, उसकी दादी के कार्यकाल में और उसके नाना के कार्यकाल में किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है, ये सकल ब्राह्मण समाज भली भांत जानता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के गांवों में ब्राह्मण बचे नहीं, इस तरह से नरसंहार किया गया 1948 में। फरवरी 1948 तिथि याद कर लीजिए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। भयंकर रक्त रंजित इतिहास स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो यूपी में नेहरू जी का इतिहास बताइएगा चुनाव के समय में। नहीं अंजना जी, ये कोई ठीक है, नेहरू जी का इतिहास नहीं बताना है। यूपी में ही तो नेहरू जी यूपी में बयान है क्या? ये मुझे नेहरू जी यूपी में प्रतिबंधित नेहरू जी ने ऐसा कोई आदेश दिया था, ये सोर्स मैं सोर्स दे रहा हूँ। ये हाँ कराया है। अरे 10,000 ब्राह्मणों की हत्या अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हुई है। देश ने ये स्थापित महात्मा गांधी के हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया। चुन चुन कर कांग्रेसियों ने मारा, चुन चुन कर। व्हाट्सएप नहीं, ये तो इतिहास के पन्ने में महाराष्ट्र का हर गांव इसका गवाही देगा। महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, विदर्भ का गांव इसकी गवाही देगा। आप यहाँ झूठ बोलेंगे, महाराष्ट्र का हर गांव गवाही देगा और मैं इसकी गवाही इसके साक्ष्य देने को तैयार हूँ। अच्छा सोर्स बताइए ना। अच्छा सोर्स बताइए, वो सोर्स पूछ रही है। तैयार हूँ, सोर्स बताइए। बता रहा ना। अरे आप सोर्स दिखाइए। आप तो सारा महाराष्ट्र इसका सोर्स है भाई। महाराष्ट्र में हर जिले का इतिहास है। आप महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मण परिवारों में चले जाइए, हर परिवार का कोई न कोई मारा गया है। तमाम ब्राह्मण परिवारों के एक FIR आदेश उन्होंने इग्नोर किया। अब आप कहेंगे सिखों का नरसंहार का राजीव गांधी ने गजब है भाई, गजब है। सिखों का नरसंहार का तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू, कुत्ता आदेश कर दिया। ऐसा गजब है। नेहरू जी के कार्यकाल में 10,000 से अधिक ब्राह्मणों को चुन चुन कर, गांव से चुन चुन कर, कर उनके घरों में आग लगाकर उनकी हत्याएं की गई। अरे पूरे महाराष्ट्र का इतिहास है। एक सोर्स 10,000 सोर्स है इसके। 10,000 ब्राह्मणों के 10,000 सोर्स है। आपने कहा तो मैं लेके आऊंगा अभी। मैं आप आज तक के कैमरामैन को भेज दीजिए ना, सावरकर के घर में भेज दीजिए। हम नेहरू के वक्त में कहाँ भेज दें अपने कैमरामैन को? अरे नेहरू जी के वक्त में हम घर भेज दीजिए। अच्छा सावरकर के घर, सावरकर का परिवार बता देगा। हाँ, सावरकर के छोटे भाई के परिवार ने बताया कि हाँ, 10 माफीनामे लिखे थे ब्रिटिश सरकार को, और वो 60 रुपए पेंशन भी देते थे। 10,000 ये बताया उनके परिवार ने। और 10,000 चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से।
अपने पड़पोते ने बताया, आज तक अपना expect किया कैमरा कि भेज दो, 10 वैसे माफीनामे परिवार उन्होंने को लिखे थे। बीजेपी तो बीजेपी आज तक कुछ चुनौती ब्राह्मणों दे के रहा हूं। लिए आज तक कैमरा भेज दो, अरे मैं आज तो तक कहता को हूं, चुनौती दे रहा हूँ शुक्ला जी, कुछ तो काम आप लोग भी कीजिए। आजकल बैठे बिठाए सबको चाहिए कि कोई और ही उनके लिए काम कर दे। अरे जो बोल रहे हैं, निमंत्रण दे देता हूं मैं। अरे तो राहुल जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छात्रों के साथ, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए उनके परिवार के साथ। महाराष्ट्र का इतिहास जानता है, चलिए कोई सतीश जानता है। प्रकाश जी, सतीश प्रकाश अरे जी, सब किया हुआ है, कोई आज की बात है? सतीश प्रकाश जी, एक एक सतीश घर प्रकाश में, जी, एक एक गांव में इसका इतिहास है। जी शुक्ला जी, सतीश प्रकाश जी, आपने सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा जब ब्राह्मणों के लिए, हालांकि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं और आप लंबे वक्त तक बीएसपी से एसोसिएटेड भी रहे, लेकिन ऐसे ही खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणों के लिए सब जंग लड़ेंगे, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। नहीं देखो अंजना जी, ब्राह्मण समाज भी समाज का हिस्सा है और निश्चित रूप से उनकी आबादी है, पढ़ा लिखा समाज है और सत्ता में कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, चारों की चारों सरकारों में इस विशेष रूप से रुको जरा, सबर करो। 2007 से लेकर के 2012 के बीच में सत्ता की अच्छी खासी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को दी। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात, ये आज से नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, इस देश में ब्राह्मण और दलित ने मिलकर के 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस कॉम्बिनेशन ने बाकायदा कांग्रेस को 6 मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। ये भी आप ध्यान रखें। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दलितों की और ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लैंडलेस पीपल हैं। अगर पूर्वांचल को आप छोड़ेंगे, वहां पे कुछ ब्राह्मण परिवारों के पास जमीन है, बाकी अधिकतर उत्तर प्रदेश के परिवार जो है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ है, एजुकेशन है, सरकारी नौकरी लेती है। अब दोनों के साथ समस्या ये है कि दोनों की आजीविका का मुख्य साधन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ये ब्राह्मण समाज याद करता है कि जब बहुजन सबके सब चोर हैं साले। समाज पार्टी की सरकार थी तो 6.5 लाख पदों के ऊपर 5 साल में कहीं ना कहीं भर्ती हुई। तो मेरा मानना यह है कि, और दूसरी बात, एक छोटी सी बात जरूर कहता हूं, तमाम राजनीतिक दलों को यह भी मान लेना चाहिए, उन जैन जी की बात भी सुनो, उस नई आबादी की भी बात सुनो। वहां जाति भी टूट रही है, वहां धर्म भी टूट रहा है, वहां लिंग भेद भी टूट रहा है। जो नया वोटर है वो कुछ और कह रहा है, वो आपको, आप पॉलिटिकल दलों के ऊपर ये इनके झांसे में नहीं आने वाला कि आप इस समाज की बात करेंगे, आप इस जाति की बात करेंगे। वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, आपसे रोजगार की बात कर रहा है। मैं आम पूरे देश में अगर आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये छोटा छोटा यूथ जो है, ये जातियों के चंगुल से निकल करके उस एक दकियानूसी सोच के साथ निकल करके एक नई सोच के साथ खड़ा है। और वो एक सवाल भी उठा रहा है, पूरे समाज से उठा रहा है, सरकारों से उठा रहा है, सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है। मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा धर्म नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा जाति नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में भयानक रूप से बेरोजगारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बेरोजगार व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है। ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं कह रहा, बाकायदा हाईकोर्ट ने कई बार अनुराग जी मैं आ रही हूँ।